तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और फाइनली आज जो हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान में, ये जो हमारा चैप्टर होगा, ये चैप्टर होगा चौथा और एजुकेशनल साइकोलॉजी का फोर्थ नंबर चैप्टर आज हम खास करके पढ़ने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के क्या योगदान है, और ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। और ये जो योगदान है, ये करीब 10 जो मुख्य मुख्य योगदान है, इसी में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए और शुरू करते हैं कि शिक्षा के जो है ये विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के क्या क्या योगदान रहे हैं। तो बहुत इससे जो है ये शिक्षा वास्तव में एक बहुआयामी संप्रत्यय है, यानी मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। और इसके जो है बहुत सारे पहलू हैं, जैसे शिक्षण, अध्यापन, अध्यापन विधि, व्यक्ति की भिन्नता और विभिन्न श्रेणियों में कि जो है बच्चों की शिक्षा। और इन सभी क्षेत्रों में जो है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आइए और शुरू करते हैं खास करके कि क्या क्या जो है अलग अलग क्षेत्र हैं। करीब करीब 10 क्षेत्र हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। और बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, हो सकता है ये वीडियो 20 मिनट से लेके और 30 मिनट के बीच में होने वाला है। आई थिंक इससे ज़्यादा वो नहीं होगा। तो ये और शुरू करते हैं। पहला जो है ये शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में, यानी जो इसका योगदान है शिक्षा मनोविज्ञान का, ये शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में कैसे होता है, आइए और देखते हैं। इन रोल ऑफ इन ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पुपिल्स। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, अर्थात जो है शिक्षार्थी का सामाजिक, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। और इसको जो है जब इन योगदानों को हम स्पष्ट करते हैं तो कुछ जो है वो तथ्य होते हैं। और उन तथ्यों को एक तरफ हम अपना ध्यान जो है आकृष्ट करते हुए उन चीज़ों को देखते हुए और आगे बढ़ते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। पहला है वंश परंपरा तथा वातावरण। शिक्षार्थी के जो है सर्वांगीण विकास में जो है वंश परंपरा और वातावरण का क्या जो है योगदान होता है, आइए और देख लेते हैं। विशेष रूप से भारतीय प्राचीन जो है शिक्षा व्यवस्था में जो स्थान वंश परंपरा को प्राप्त था वह वातावरण को उपलब्ध नहीं था। इसलिए आश्रमकालीन और बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में उच्च वर्गीय बालक ही बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के योग समझे जाते थे। इसी विचारधारा की जो है पृष्ठभूमि में वेद और का अध्ययन जो है शूद्र और वैश्य के बच्चे के लिए अवैध समझा जाता था। परंतु मुस्लिम और ब्रिटिश काल में जो है मनोविज्ञान के आगमन के साथ ही इस विचारधारा या विचारधारा जो है ये खंडित हो चली और बालकों की शिक्षा में वंश परंपरा के साथ साथ वातावरण का महत्व भी स्वीकार किया जाने लगा। और मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में शिक्षा जगत ने जो है इन दोनों तत्वों को स्वीकार कर लिया और आज इस संदर्भ में जो है अधिक से अधिक अनुकूल इस जगह इन चीज़ों को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है मानसिक आयु, यानी मेंटल एज। मनोविज्ञान के क्षेत्र के प्रवेश से पूर्व जो है ये बच्चों का शिक्षा या फिर जो आधार था उनकी वास्तविक आयु और आयु के हिसाब से उस समय जो है शिक्षा को देखा जाता था। अधिक उम्र के बालक का नामांकन उच्च वर्ग तथा कम आयु के बालक का नामांकन निम्न वर्ग में किया जाता था। ऐसा विश्वास किया जाता था कि अधिक उम्र के बालक की मानसिक योग्यता कम आयु के बालक की तुलना में ज़्यादा होती है। दूसरे शब्दों में ऐसा समझा जाता था कि बौद्धिक योग्यता और वास्तविक आयु का धनात्मक संबंध है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और होता भी है, ऐसा मैं भी मानता हूँ। लेकिन मनोविज्ञान ने जो है इस क्षेत्र में भी जो है क्रांति लेकर आई और इसी कुव्यवस्था को जो है बदल दिया और बदलकर बालकों को एक और जो है अपराधी बनने से बचाया और दूसरी ओर उनकी समुचित शिक्षा का जो है रास्ता खोल दिया। इस क्रांति की लहर सबसे पहले फ्रांस में उठी और धीरे धीरे संसार में फैली, जिसमें बी ने 1904 साइमन बर्ट आदि मनोवैज्ञानिकों ने जो है मानसिक आयु की धारणा से शिक्षा जगत को अवगत कराया और इसके जो है मापन के लिए कई सारे मापनों का आविष्कार किया। यह स्पष्ट दिखा गया कि जो है बौद्धिक योग्यता और वास्तविक आयु में जो है 1:1 का संबंध नहीं है, ये 2:1 भी हो सकता है और 1:2 भी हो सकता है। फलतः शिक्षा का जो है
शिक्षा में जो है नामांकन के आधार का जो है वास्तविक आयु के बदले जो है मानसिक आयु को स्वीकार कर लिया गया। इतना ही नहीं बल्कि मानसिक आयु के आधार पर तो अब तो इस बालकों की जो है बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है इससे निकाल कर उनके अनुकूल जो है उनका जो नामांकन उचित कक्षा में जो है किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो है अम, शिक्षा जगत में जो है मनोविज्ञान का जो है एक अपूर्व योगदान भी है। इसके बाद तीसरा नंबर है विशिष्ट प्रकार के बालक। मनोविज्ञान की जो है देन ये विशिष्ट प्रकार के बालकों के लिए भी कम नहीं है। सच तो यह है कि शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के बाद ही शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान इस ओर जा सका और ऐसे बालकों की समुचित शिक्षा तथा समायोजन के संबंध में जो है विचार विमर्श करने पर तत्पर हो सके। विशिष्ट प्रकार के बालकों के अंतर्गत प्रखर जो है बुद्धि के बालक, मंद बुद्धि के बालक तथा समस्या बालक तथा जो है विकलांग बालक की गणना की जाती है। शिक्षा में जो है मनोविज्ञान के प्रवेश से पहले इन सभी श्रेणियों के बालकों की शिक्षा उपेक्षित थी। सच पूछा जाए तो अंधे, बहरे, गूंगे आदि विकलांगों की जो है शिक्षा की कोई व्यवस्था होती ही नहीं थी। तो सबसे पहले अगर अंधे लोगों के लिए बनाया था तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यार, उन्होंने वो अंधे वालों के लिए बनाया था लिपि लिपि यार, ऐसे ही कुछ नाम था यार, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ब्रेन लिपि, आई थिंक ब्रेन लिपि होता है। तो उसकी जो है उन्होंने उसका आविष्कार किया था, जो अंधे बालक होते हैं उनको पढ़ने के लिए, सिखाने के लिए। इस तरह जो है समस्या बालक तथा जो है अपराधी बालक की शिक्षा और अभियोजन के प्रति जो है शिक्षा जगत उदासीन था, जिसका परिणाम यह था कि वह न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी हानिप्रद सिद्ध होते थे। शिक्षा मनोविज्ञान ने इस जटिल समस्या का समाधान कर दिया और शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा दी गई रोशनी में ऐसे बालकों की त्रुटियों के निदान तथा विशिष्ट शिक्षा प्रबंध के आधार पर जो है उनके व्यक्तित्व को जो है उपयोगी बनाने में हम समर्थ जो हो सकें। इतना ही नहीं बल्कि उनकी बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद और तेज बुद्धि के बालकों का पठन पाठन विशिष्ट व्यवस्था मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर ही संभव हो सकी। चौथा नंबर है व्यक्तिक भिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिक भिन्नता का जो है जो महत्व है वह सर्वविदित है। इसका जो है खोज और श्रेय भी जो है मनोविज्ञान को ही है और शिक्षा मनोविज्ञान के पूर्व सभी बालकों में एक ही प्रकार की शिक्षा जो है वो दी जाती थी और उनकी बुद्धि, रुचि, रुझान, आकांक्षा आदि जो है व्यक्ति के तत्वों की शिक्षा का कोई महत्व प्राप्त नहीं था। कोई दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण उनकी जो है शैक्षणिक जीवन वृत्ति छिन्न भिन्न हो जाती थी। लेकिन गाल्टन, कैटलन आदि जो है मनोवैज्ञानिकों ने के सक्रिय प्रयास से व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत यानी विकसित हुआ और जिसकी पृष्ठभूमि में जो है बच्चों की मानसिक योग्यता, अभिरुचि, आकांक्षा, रुझान के अनुकूल अनुकूल जो है शिक्षा पर जोर दिया जाने लगा। आज कई प्रकार के बुद्धि मापक, अभिरुचि मापक, रुझान मापक तथा उपलब्धि मापक मापक जो है उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग करके शिक्षा जगत के बालकों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करने के जो है समर्थ प्रमाणित हो रहे हैं। इसके बाद पाँचवा नंबर है संवेग तथा मूल प्रवृत्ति। शिक्षा मनोविज्ञान प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में जो है शिक्षार्थी के संवेगों तथा मूल प्रवृत्तियों के जो है समुचित विकास की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन आज मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में शिक्षा जगत की ओर जो है शिक्षा की ओर जो है ये सक्रिय हो चला है और मनोविज्ञान के जो है अध्ययन से शिक्षकों को इस बात की जानकारी हो पाती है कि बालकों में लड़ने, झगड़ने, अनुकरण, क्रोध, भय, सहानुभूति, ईर्ष्या, स्पर्धा तथा अन्य रचनात्मक एवं विचारात्मक मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। शिक्षक यह भी जान पाते हैं कि इन मूल प्रवृत्तियों को दबाना या दमित करना शिक्षा की दृष्टि से हानिप्रद है, क्योंकि इसका घातक प्रभाव जो है व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। अतः मनोविज्ञान बालकों की विभिन्न प्रवृत्तियों को सही दिशा में विकसित करने के लिए उन्नयन, उसके बाद अनुपयोग नियम, कथा शीर्ष आदि जो है तरीकों पर प्रकाश डालता है और इस तरह आधुनिक शिक्षा का एक जो है महान उद्देश्य की जो है पूर्ति में सहायक होता भी है। छठा नंबर है खेल और काम। पठन पाठन को जो है ये अब तक जो है समझाता था कि खेल खाल जो है का महत्व जो है ये गौण था, यानी कि मुख्य क्षेत्र में नहीं आते थे खेल। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और भी कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनको देखने के बाद लोगों की भी जो है रुचि वो जो जग चुकी है। लेकिन आज भी जो है मनोवैज्ञानिक दबाव इस पर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है और मनोविज्ञान के चलते लोगों की जो है रुचि वो कई सारे क्षेत्रों में होने लगी।
आज तो नॉर्मली लोग यूट्यूबर बन जा रहे हैं, ब्लॉगर बन जा रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें बन जा रहे हैं। ये भी जो रुचि है इसी के जो है मनोविज्ञान के ही अंतर्गत आती है। इसलिए शिक्षा के में जो है विद्यार्थी की अभिरुचि की अनुकूलता का कोई महत्व नहीं था। मनोविज्ञान ने प्रमाणित कर दिया कि डंडे के जोर से बालकों को शिक्षा देना उनके सहज विकास को रोकना तथा उन्हें समस्यात्मक एवं अपराधी बनाना है। मनोविज्ञान ने खेल के सहज भाव और इसकी उपयोगिता को सिद्ध कर दिया, जिससे आज जो है खेल द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा शास्त्री जो है उत्प्रेरित हो रहे हैं। और मेरे घर के पास ही है, मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ यहीं आसपास में है एक कैमस मेमोरियल, तो वहाँ पे जो है ना बच्चे जो रहते हैं हॉस्टल में रहते हैं, उनके लिए पर डे शाम में जो है खेलने की व्यवस्था की गई है। वो खेल से भी कई सारी चीज़ें वो सीखते हैं, लाइन लगा के जाना, लाइन लगा के आना, और भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। उसके बाद हितकर व्यक्तित्व 7वां नंबर है। आधुनिक शिक्षा जो है आज शिक्षा शिक्षार्थी के जो है व्यक्तित्व को इस रूप में ढालना चाहती है कि वो अपने समाज के लिए हितकर सिद्ध हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनोविज्ञान के बिना यह काम कठिन ही नहीं बल्कि यह असंभव भी हो जाता है। शिक्षार्थी की विभिन्न क्षमताओं तथा समाज की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक जो है उन तरीकों का उल्लेख करता है जिससे जो है शिक्षार्थी का जो है समाजीकरण अच्छे अर्थ में संभव हो पाता है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है, पहला नंबर हमने पहले के ही जो है कई सारे पार्ट पढ़े, जिसमें हमारा था एक पहला नंबर है शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में, दूसरा नंबर है प्रभावी शिक्षक के चयन में। शिक्षा का दूसरा आधार जो है तत्व ये शिक्षक है। अगर शिक्षक अच्छा नहीं, शिक्षार्थी अच्छा हो पर शिक्षक अच्छे ना हो तो फिर वो बेहतरीन बच्चा नहीं बन सकता है। ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे देखने को मिलती है। पहला नंबर है अध्यापक का जो है वांछित ज्ञान, यानी कि डिजायर्ड नॉलेज ऑफ टीचर्स, जिसमें जो है शिक्षा जगत में जो है मनोविज्ञान के प्रवेश से पूर्व यह धारणा सामान्य थी कि एक सफल शिक्षक बनने के लिए अपने विषय का ज्ञान होना ही काफ़ी है, किंतु शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के साथ ही यह धारणा जो है परिवर्तित हो चली। और आज के समय में बाल केंद्रित शिक्षा में एक सफल शिक्षक के जो है अपेक्षित ज्ञान है, पहला नंबर है अपने विषय का समुचित ज्ञान, दूसरा है शिक्षार्थी का ज्ञान, तीसरा है शिक्षण शैली और पद्धति का ज्ञान, चौथा है शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का ज्ञान, पांचवा है जीवन के खुले पृष्ठों को जो है पढ़ने की क्षमता। मनोविज्ञान ने जो है एक कुशल शिक्षक के लिए उक्त लक्षणों की चर्चा कर जो है शिक्षा जगत पर जो कृपा की है, इसके लिए इस जगत को जो है मनोविज्ञान के लिए जो है सदा कृतज्ञ रहना होगा। कारण यह कि जब तक जो है शिक्षकों को शिक्षार्थी की बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, रुझान, आकांक्षा, संवेग और मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वे अपने अध्यापन में सफल होना तो संभव ही नहीं है उनके लिए। और चाहे वह जो है अपने विषय का प्रखंड जब विद्वान ही क्यों ना हो, उसके लिए जो है शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसीलिए आज के समय में आपने देखा हो जब बच्चे आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या फिर आप पीजी कर रहे हो, वहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से मनोविज्ञान तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो है उन चीज़ों में भी जो आपकी अलग अलग पीजी में भी आप पढ़ रहे हैं और अलग अलग आपके क्षेत्र में फिर भी आपको कई सारी चीज़ें जो है शिक्षण से संबंधित चीज़ें पढ़नी है। आप नेट की तैयारी करते हैं, वहाँ पे भी आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और उससे रिलेटेड जो है करीब करीब 10 चैप्टर सिखाए जाते हैं। इसके बाद है अध्यापक की सहनशीलता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की सफलता जो है बहुत अंशों तक शिक्षक के सहनशील व्यवहारों पर निर्भर करती है। किस आयु के बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसकी जानकारी जो है मनोविज्ञान के अध्ययन से हो पाती है। स्मृति, ध्यान, तर्क, कल्पना आदि जो है मानसिक क्षमताओं के अतिरिक्त उत्सुकता, रुचि और अनुकरण, क्रोध, भय, जिज्ञासा, आश्चर्य, अर्जनात्मकता तथा लड़ने झगड़ने की मूल प्रवृत्तियों का विकास बालकों में जो है विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की होती है। बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच जो है मानसिक विकास की जो है खास खास अवस्थाएं हैं, जिनकी जानकारी जो है शिक्षक के लिए जरूरी है। जैसे रोगी की छटपटाहट एवं व्याकुलता से जो है एक कुशल डॉक्टर नहीं घबराता, उसी तरह बालकों की शारीरिक एवं मानसिक गतिविधियों से परिचित हो जाने पर शिक्षक भी सहनशील बन जाता है और उसको भी पता है कि ये जो है उछल कूद है, ये कुछ दिनों तक ही है, उसके बाद जो है ये बच्चे खुद ही सुधर जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है अध्यापक का कर्तव्य, और इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो एक शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। मनोविज्ञान ने शिक्षक को जो है
अपने कर्तव्य को समझने तथा उस पर ईमानदारी से अमल करने की प्रेरणा दी है, जिससे कि आधुनिक शिक्षा का लक्ष्य जो है काफ़ी शिक्षा के जो है लक्ष्य की प्राप्ति में काफ़ी सहायता मिली। जब तक जो है शिक्षा जगत को मनोविज्ञान का सहयोग नहीं मिला था, तब तक शिक्षक अपने आप को शिक्षा जगत का तानाशाह और शिक्षार्थी को ज्ञान का भिक्षुक समझता था। उसकी धारणा थी कि वह ज्ञान देने वाला और बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान लेने वाला है, पड़ता वह डंडे के बल पर अपने ज्ञान को बालकों के मस्तिष्क में उड़ेल देना ही अपनी कर्तव्य समझता था। लेकिन मनोविज्ञान ने जो है इस धारणा को खंडित कर दिया और शिक्षा की दृष्टि से इसे हानिप्रद बताया। शिक्षक को जो है इस बात की जानकारी हो सके शिक्षा का मंतव्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि वर्ण बालकों में निहित मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास के लिए यथोचित वातावरण तैयार कर देना और इस दिशा में जो है बालकों को निर्देशित करते रहना है। जिस तरह पौधे के समुचित विकास के लिए खाद पानी हाना हवा वगैरह की जो है दायित्व का जो है मालिक पर, इसी तरह बालकों के हितकर और व्यक्तित्व पाठ्यक्रम शिक्षण विधि और शैक्षणिक वातावरण की जो है उचित व्यवस्था के साथ साथ जो है उनके अनुकूल व्यवहार का दायित्व जो है वो शिक्षक के ऊपर होता है। इसलिए फ्रॉवेल ने जो अपने शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को बिल्कुल एक माली के स्थान पर प्रतिस्थापित किया हो। चौथा नंबर है अनुशासन। अध्यापन मनोविज्ञान ने शिक्षक को अनुशासन के जो है सही अर्थ से परिचित कराया है। इस बात पर अधिक बल दिया गया है कि शिक्षा की सफलता न केवल जो है वो विद्यार्थियों के अनुशासन पर निर्भर करती है, बल्कि शिक्षकों को जो है अनुशासित व्यवहार पर भी निर्भर करती है। पहले था कि पीटो बच्चा सीख जाएगा, ये चीज़ें बहुत ही बेकार है। मनोविज्ञान ने शिक्षकों को उनके कठोर अनुशासन के घातक परिणामों से न केवल अवगत कराया, बल्कि उचित अनुशासन का भी जो है मार्ग बताया। फलतः आज शिक्षक का जो है व्यवहार शिक्षार्थियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति पूर्ण हो गया है और उनके अनुशासन की कठोरता या फिर ढीलापन जो है समाप्त हो चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि आज शिक्षकों ने अपने आप को जो है अनुशासित बना लिया है। कम से कम विद्यार्थियों के सामने ऐसे रहने का प्रयास करते हैं। कारण यह है कि मनोविज्ञान ने उन्हें यह समझने का सुअवसर दिया कि बालक में नकल करने की प्रवृत्ति जो है ये अधिक होती है और वे शिक्षक को ही आदर्श मानकर उनके व्यवहारों की नकल करते हैं और उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। रूसो ने जो है स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बालकों में जिन गुणों की झांकी हम लेना चाहते हैं, उनकी झांकी पहले शिक्षक में मिलनी चाहिए। जैसा हम किसी और को देखना चाहते हैं, पहले खुद तो बने, कहने का मतलब यही। पाँचवा नंबर है निर्देशन। मनोविज्ञान में जो है अध्यापक को बालक के शैक्षणिक विकास की दिशा में जो है सही और सफल निर्देशन बनने में सहायता की, और जिससे जो है आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य जो है बहुत अंशों में पूरा हो चुका है। पहले शिक्षक बालक को एक छोटा मनुष्य समझकर पूर्ण मनुष्य के जो है सारे नियमों पर उस पर अपेक्षित करना अपना कर्तव्य मानते थे, परंतु मनोविज्ञान ने इसका जो है इसे मनोविज्ञान ने यह स्पष्ट कर दिया कि बालक एक छोटा मनुष्य नहीं बल्कि मनुष्य बनने के रास्ते पर है। यानी उसने कहा कि द चाइल्ड इज नॉट ए मैन इन मिनिएचर बट ही इज मैन इन मेकिंग। इसके बाद मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है ये शिक्षालय के वातावरण में तीसरा नंबर है और इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहला नंबर था शिक्षार्थी के सर्वांगीण विकास में, दूसरा था अध्यापन के यानी शिक्षक के विकास में, और तीसरा नंबर है शिक्षालय वातावरण में, इन स्कूल इन्वायरमेंट। शिक्षा की जो है सफलता शिक्षालय के वातावरण पर भी जो है ये निर्भर करती है। अतएव मनोविज्ञान का योगदान इस क्षेत्र में भी कम नहीं है। प्राचीन समय में शिक्षालय जो है नगर से दूर प्रकृति के एकांत वातावरण में स्थापित होता था, जो विद्यार्थियों को कुछ अंशों में सामाजिक गंदगियों से दूर तो अवश्य रखता था, परंतु पठन पाठन समाप्त करने पर उन्हें पूर्ण मनुष्य तत्व परीक्षा जो है समाज में आकर देना पड़ती है, जिसमें बहुतांश छात्र जो है असफल सिद्ध होते थे। इस समस्या से मुक्त होने के लिए मनोविज्ञान ने बालकों के समाजीकरण की जो है दृष्टि से गांव और नगरों के अंदर ही विशिष्ट वातावरण को शिक्षालय के लिए सुव्यवस्थित कराया। और शिक्षालय का वातावरण कैसा हो, वर्ग की लंबाई चौड़ाई कितनी हो, शिक्षालय की सजावट एवं मन क्रियाशीलन कैसे हो, इन सभी बातों की जानकारी जो है मनोविज्ञान ने दी है। इसके बाद पाठ्यक्रम के बनाने में कहने की आवश्यकता नहीं है कि भाई
पाठ्यक्रम जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यानी कि पेपरिंग करिकुलम। अतः इस क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान का योगदान जो है स्वाभाविक होगा ही होगा। वास्तविकता है कि इस क्षेत्र की तरह अन्य क्षेत्रों की तरह इस पाठ्यक्रम के क्षेत्र में भी जो है मनोविज्ञान के प्रयोग होते हैं क्रांतिकारी प्रयोग परिवर्तन हुए। इससे पहले जो है पाठ्यक्रम की जो है रूपरेखा पूर्णतः अव्यवस्थित थी। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार औपचारिक अनुशासन सिद्धांत था। ऐसा समझा जाता था कि स्मृति एक शक्ति है जिससे अभ्यास द्वारा बढ़ाकर बालकों को इस योग्य बना दिया जा सकता है कि वे किसी भी विषय में कुशल और निपुण हो सकते हैं। मनोविज्ञान ने इस सिद्धांत को गलत प्रमाणित कर दिया और जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम की पहली धारणा जो है बदल गई। अब जो है ये पाठ्यक्रम के विषयों का चयन उनकी व्यावहारिक उपयोगिता और बालकों की अनुकूलता के आधार पर होने लगा है। मनोविज्ञान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि विकास के जो है अलग अलग व्यवस्थाओं में बालकों की मानसिक योग्यता, अभिरुचि और मूल प्रवृत्ति के अलावा जो है विशिष्ट मात्रा तथा विशिष्ट प्रकार से जो है विकसित होती है। अतः पाठ्यक्रम की रचना करते समय इन बातों को जो है हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किस उम्र के बालक के लिए जो है किस प्रकार का जो है विषय पाठ्यक्रम रखा जाए, जिससे जो है उनका जो है कल्याण हो सके। और साथ ही साथ जो है मनोविज्ञान यह भी बतलाता है कि शिक्षा के विषयों की जो है अनेकता में जो है एकता स्थापित करने की चेष्टा की जाए, जिससे बालक में जो है व्यक्तित्व के विकास समग्र तथा हितकर हो सके। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनोविज्ञान की देन है कि आज पाठ्यक्रम जो है ज्ञान केंद्रित से बाल केंद्रित पर हो गया है। 5वां नंबर है प्रभावी अध्ययन विधि के निर्माण में, यानी टू मेकिंग इफेक्टिव टीचिंग मेथड। तो गाइस करीब करीब 8 से 10 मिनट का और वीडियो है, ये चैप्टर है तो मन लगा के पढ़ना। प्रभावी अध्ययन विधि के निर्माण में अध्यापन की सफलता के लिए जो है अनुकूल अध्यापन विधि भी आवश्यक है। प्रयोगों तथा दैनिक जीवन के निरीक्षणों से प्रमाणित होता है कि योग्य और निपुण शिक्षक भी उपयुक्त अध्यापन विधि की अज्ञानता के कारण अपने अध्यापन कार्य में असफल प्रमाणित होते हैं। फलतः शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। जिस प्रकार गंवार दर्जी के हाथ में पड़कर कीमती से कीमती कपड़ा भी जो है वो आपके शरीर में भद्दा दिखता है, परंतु एक परफेक्ट दर्जी हो, एक अच्छा दर्जी हो और एक नॉर्मल सा सामान्य सा कपड़ा दे दिया जाए तो भी वो ऐसा सिल देगा कि यह कपड़ा जो है आपके ऊपर चमक उठेगा। इसलिए मनोविज्ञान ने जो है परंपरागत अध्ययन विधि को खंडित करके और शिक्षार्थियों की बौद्धिक योग्यता, अभिरुचि, आयु आदि के अनुकूल अध्यापन विधि के उपयोग पर ज़्यादा जोर दिया हुआ है। मनोवैज्ञानिकों के सक्रिय प्रयास के परिणाम स्वरूप आज जो है विभिन्न प्रकार की अध्यापन विधियाँ विकसित हो चुके हैं, जिसमें है पहला ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर, सरल से जटिल की ओर और विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और अनुभव से तर्क की ओर, खेल से जो है शिक्षा की ओर इत्यादि। और ये जो है अभी मैं जो शिक्षा के पठन पाठन की जो है कहते हैं ये जो सिद्धांत के बारे में बताया था अभी जो मैं पढ़ा हूँ, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सुगम से कठिन की ओर और सरल से जटिल की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। ये जब आप नेट की तैयारी करेंगे और उसमें जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं वहाँ पे वाला थोड़ा सा देखने को मिल जाता है और आई थिंक आप वहाँ से बेहतर नॉलेज गेन कर भी सकते हैं। इसके बाद जो है ये हमारा अभिभावकों को ज्ञान देने में, आवश्यक ज्ञान देने में, बालकों के समुचित शिक्षा में जो है माता पिता अभिभावक का योगदान भी जो है कम नहीं। कारण यह है कि बालकों का अधिकांश समय माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही गुजरता है। फलतः उनके व्यवहार तथा आचरण का सीधा प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। इसके अलावा उनकी धारणा का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बालकों की विद्यालय की जो है शिक्षा पर भी पड़ता है। इसीलिए शिक्षा मनोविज्ञान ने जहाँ शिक्षकों को सही अर्थ में शिक्षक बनने का रास्ता बताया है, वहाँ पर भी जो है माता पिता को भी कुशल अभिभावक बनने का मार्ग बतलाया है। मनोविज्ञान ने माता पिता तथा अभिभावकों को यह समझने का मौका दिया है कि अपने बच्चों की मानसिक योग्यता, अभिरुचि और आकांक्षा को समझ सकें और उसके अनुसार जो है उनकी
शिक्षा के प्रबंध में जो है शिक्षकों की सहायता कर सके और आवश्यक साधनों को जुटा सके। मनोविज्ञान के अध्ययन से अभिभावकों को इस बात की जानकारी हो पाती है कि बच्चों को आवश्यक डांटना, फटकारना तथा गलानी सूचक बातें कहना हानिकारक है। आज अभिभावक समझने लगे हैं कि अनुशासन की कठोरता या फिर अत्यधिक ढीलापन बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए एक बहुत घातक है, और अपने बच्चों के साथ उन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए और अपने आप को, अपने बच्चों को किन किन विपरीत व्यवहारों से बचाना चाहिए, इसकी भी जानकारी अभिभावकों को मनोविज्ञान के माध्यम से हो पाती है। 7वां नंबर है समूह प्रभाव के क्षेत्र में। मनोविज्ञान का एक योगदान यह भी है कि इसके अध्ययन से समूह के प्रभाव की जो है सार्थकता प्रमाणित हो सकी है। मनोविज्ञान ने इस बात पर बल दिया कि विद्यालय का कोई जो है अलग अस्तित्व तो नहीं है। वास्तविकता यह है कि विद्यालय पर भिन्न भिन्न समूहों का प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से वर्तमान युग में विभिन्न समूहों के बच्चे शिक्षालय में पढ़ने आते हैं। कोई गरीब से आता है, कोई धनी से आता है, और भी कई सारे हैं। उनकी आवश्यकताओं, मनोवृत्तियों और विश्वासों, मूल्यों आदि से काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। उनकी सोचने की भी क्षमताओं में जो है भिन्नता पाई जाती है। कई बार तो थोड़ा जो धनिक कैटेगरी के जो बच्चे हैं, यानी जो पैसे वाले बच्चे हैं, वो छोटे जो गरीब तबके के हैं, उन्हें कई बार उनसे जिल्लतें भी सहनी पड़ जाती है। रियलिटी है, और मैंने तो अनुभव नहीं किया इसको पर्सनली, परंतु देखा जरूर है। तो शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को शिक्षा देते समय इस बात पर विशेष ध्यान रखें कि विद्यालय में उपस्थित बालकों का संबंध विजातीय समूहों से है। 8वां नंबर है अब लाभान्वित बच्चों की शिक्षा और समायोजन में, यानी इन एजुकेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिसएडवांटेजेज चिल्ड्रन, यानी कि वैसे बच्चे जिन्होंने कोई लाभ ना लिया। तो देखते हैं वर्तमान में जो है अलाभान्वित बच्चे तथा चिंतित बच्चों की शिक्षा की जो समस्या, ये काफ़ी ज़्यादा जटिल बन गई। भारतीय संस्कृति में अलाभान्वित बच्चों का तात्पर्य हरिजन और आदिवासियों से। ऐसे बच्चे बौद्धिक और शैक्षणिक योग्यता में उच्च जाति के बच्चों से अपेक्षा जो है ये काफ़ी पिछड़े हुए होते हैं। उनका कारण है कि सामाजिक आर्थिक सुविधाओं से वंचित होते हैं जो लाभान्वित बच्चों को उपलब्ध होती है। अतः दोनों समूह के बालकों में को जो है समुचित शिक्षा के लिए अलग अलग व्यवस्था आवश्यक है। मनोविज्ञान ने इस बात पर बल दिया है कि लाभान्वित बच्चों के लिए सरल पाठ्यक्रम, अनुकूल अध्यापन विधि, व्यक्तिगत ध्यान आदि जो है ये आवश्यक होते हैं। भारत में अब तक इसकी समुचित व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं हो सका है, परंतु इस दिशा में हमारी कोशिश जो है वो जारी है। 9वां नंबर है कुसमायोजन के समाधान के क्षेत्र में। मनोविज्ञान के अध्ययन से जो है शिक्षालय में कुसमायोजन की जो है समस्या से समाधान में जो है काफ़ी बड़ी सहायता मिली है। शिक्षकों तथा छात्रों के जो है कुसमायोजन को समझने और उनके समाधान में जो है मनोविज्ञान ने योगदान दिया है। शिक्षक कुसमायोजित क्यों हो जाते हैं, कुसमायोजित शिक्षक की पहचान क्या है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, आदि बातों में मनोविज्ञान ने योगदान दिया है। और इसी तरह छात्रों के कुसमायोजन के कारणों और उनके निराकरणों के जो है उपाय को समझने में मनोविज्ञान ने काफ़ी योगदान दिया है। क्रो ने 1951 में स्पष्ट कहा कि शिक्षालय से संबंध कुसमायोजन को समझने तथा उसका समाधान करने में मनोविज्ञान का जो है योगदान है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10वां नंबर है अनुशासनहीनता के निराकरण में, यानी इन एराडिकेटिंग इनडिसिप्लिन। तो आइए और देख लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जो है महत्वपूर्ण योगदान यह है कि इसके क्षेत्र के जो है अंतर्गत किए गए अनुसंधानों से प्राप्त परिणामों के आलोक में जो है विद्यालय के अनुशासनहीनता के निराकरण में मदद मिलती है। और शिक्षक तथा अधिकारियों को जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनुशासनहीनता के जो है कारणों को समझने और उनके जो है समाधान के उपायों का उपयोग करने में सुविधा होती है। स्किनर ने 1990 में कहा है कि अनुशासनहीनता से जो है उत्पन्न समस्याओं के समाधान में मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों से जो है काफ़ी सहायता मिली है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 4th नंबर चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा शिक्षा मनोविज्ञान के जो है विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान के शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मनोविज्ञान का क्या योगदान है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और
कल जो है हम चैप्टर लेके आएंगे, ये है शिक्षा मनोविज्ञान की क्या क्या विधियाँ, यानी मेथड्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और ये भी थोड़ा बड़ा चैप्टर होने वाला है। आई थिंक इसमें कम से कम 1 से 1.25 घंटा का समय लगेगा, परंतु हमारी कोशिश होगी कि आपको जो भी चीज़ पढ़ाएं वो बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं, ताकि आपको समझ में बेहतरीन आए। तो उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा और कुछ ना कुछ यहाँ से सीखा जरूरी होगा।